server that essentially lists out all these streams or channels that a video can watch. And then finally, we're going to have this RTMP server that is actually responsible for handling the video streams itself.
गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, हमने रेडिएशन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, है ना? बस शुरू ही किया था आई थिंक। बस रेडिएशन क्या होता है ये बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ऑब्जेक्ट्स में से। क्यों निकलती है? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एनर्जी लूज करते हैं और जनरेट करते हैं ईएम वेव्स। ओके, तो रेडिएशन इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, और दीज वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। तो रेडिएशन होने के लिए हमें किसी तरह के मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। मीडियम में भी होगा, लेकिन बिना मीडियम के भी रेडिएशन कैन अकर। ओके, और फिर मैंने एक पर्टिकुलर बॉडी बताई थी, ब्लैक बॉडी, जिसका एग्जाम्पल मैंने काजल बताया होगा, लैम्प ब्लैक बोलते हैं। बताया था ब्लैक बॉडी का रियल लाइफ एग्जाम्पल इज लैम्प ब्लैक। ओके, लैम्प ब्लैक इज काजल। बर्न्ट कार्बन, जो जब भी कोई लैंप या दिया जलता है तो उसके नीचे जो, हिंदी में कालिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है? जब भी कोई लैंप चलता है तो यहाँ पर इस पोर्शन में देयर इज ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है? बर्न्ट कार्बन होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। तो दैट इज अ रियल लाइफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई होंगी। इट एब्जॉर्ब्स, हाँ, पहली इट रेडिएट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी जो है वो मैक्सिमम हीट एमिट करेगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, पर यूनिट एरिया लेना जरूरी है, अदरवाइज जो बड़ी बॉडी होगी वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगी। तो पर यूनिट एरिया हम बात कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज, इट एब्जॉर्ब्स एवरी रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो ब्लैक बॉडी की दो खासियत होती है। सबसे अच्छा एमिटर होता है, एमिटर मतलब जो हीट एमिट करता है, और साथ ही साथ सबसे अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है। तो इट इज द बेस्ट emitter of heat as well as it is the best at absorbing heat या absorber of heat. Okay, it is the best emitter and the best absorber of heat. And फिर मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें बताया था कि there are three things happening. The green represents heat incident. Incident मतलब जो अंदर आ रही है हीट, ठीक है? इंसिडेंट जो बॉडी की सरफेस पर फॉल कर रहे हैं रेडिएशन, हीट इंसिडेंट हो रही है बॉडी पर, उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है? तो इस ग्रीन वाले का कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, बट साथ ही साथ कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो देयर इज सम पोर्शन गेटिंग रिफ्लेक्टेड आल्सो। हमने रिफ्लेक्टेड तो ब्लैक बॉडी के लिए 0 बोला था ना? रिफ्लेक्टेड ब्लैक बॉडी के लिए 0 बोला था, ब्लैक बॉडी के लिए 0, सबके। ओके ओके सर। इन जनरल इट कुड बी समथिंग। ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्टेड इज 0, ब्लैक बॉडी के लिए एमिटेड इज मैक्सिमम। ओके, ठीक है? तो ये तो हुई बात ब्लैक बॉडी की। और इसके अलावा यहां तक सबके पास है नोट्स में, राइट? दिस थिंग वाज डन। इसके अलावा कुछ और कांस्टेंट्स हैं जो मुझे डिफाइन करने हैं। सबसे पहला है एमिसिव पावर। हेडिंग डालो एमिसिव पावर, तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? पावर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज, So your voice is not coming. डेफिनेशन पता होंगी, या तो वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर अगर कोई एनर्जी पर यूनिट है तो उसके लिए आप लिख सकते हो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम।
कितनी एनर्जी उससे जनरेट हो रही है, उससे हमको मिल रही है। तो पावर को या तो एनर्जी पर यूनिट टाइम लिखोगे या वर्क पर यूनिट टाइम लिखोगे। अब यहाँ पर हमारी सब चीजें, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। हीट। ठीक है, तो एमिसिव पावर इज, आप इसको ईपी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एमिसिव पावर इज हीट रेडिएटेड, क्यू यानी हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एरिया का एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हम लोग एमिसिव पावर को लिख सकते हैं क्या? आई हीट बाय एरिया। इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे अच्छा। लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे एमिसिव पावर इज पावर पर यूनिट एरिया। ओके, ये पावर कौन सी होगी? जो हमारी रेडिएट हो रही है, रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया। क्यू बाई टी को हम पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर इनटू एरिया। ओके, तो एमिसिव पावर इज नॉट एग्जैक्टली पावर। देखने में लगता है कि पावर की यूनिट होगी, इसका यूनिट का क्वेश्चन आया तो बहुत लोग गलत कर देंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? वॉट जूल सेकंड मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर लिख दूं, और जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो एमिसिव पावर इज हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, यस सर। जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम उसके सरफेस की ही बात कर रहे होंगे। जो एरिया होगा ये सरफेस एरिया होगा जिससे हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, दिस विल बी सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट बिल्कुल ऐसा सा ही सुनाई देता है लेकिन इससे अलग होता है, दैट इज एमिसिविटी। एमिसिविटी इसको छोटे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एमिसिविटी इसको बड़े ई से रिप्रेजेंट किया है, ई पी लिख देते हैं, कभी कभी पी नहीं भी लिखते हैं, देख लेना। ठीक है, इसको छोटे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एमिसिव पावर ऑफ, सबसे ज्यादा किसकी होती है एमिसिव पावर? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। पूरे बात लिखो, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। ओके, सेम टेम्परेचर पर किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ इज एमिसिव पावर टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इज दैट क्लियर? यस। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर है और उसी टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो हम उसकी एमिसिविटी बोल देंगे 0.8। 4:5। ओके, जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, कि आपको हर चीज की डेंसिटी याद नहीं करनी है। अगर आपको किसी चीज की रिलेटिव डेंसिटी 3 पता है तो आप बोल सकते हो कि उसकी डेंसिटी वाटर के 3 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो बेसिकली आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर निकालनी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल हो, कुछ भी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको एमिसिव पावर निकालनी है, तो आपको क्या करना है? E इंटू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पता करना है बस। तो सर ब्लैक बॉडी के लिए हमारे पास एक लॉ है, स्टीफन्स लॉ, अभी आगे सीखेंगे। हाँ बोलो, कुछ सर बोलो। हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो एमिसिविटी रहेगी उसका रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगा।
हम बोल सकते हैं, हम हाँ ये सर। लिख सकते हैं इनफैक्ट कि ई की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यस। मतलब ब्लैक होल की बात करें तो अलग बात है, हो सकता है ब्लैक होल के लिए मैं 0 लिख पाऊं, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स विल हैव अ एमिसिविटी। समझ रहे हो? सर ये ब्लैक होल के लिए 0 क्यों लिखा? अरे ब्लैक होल तुमने सुने नहीं क्या? ब्लैक होल कोई भी है अपने सर वो अच्छा वापस हाँ एमिट सर, क्यों हाँ वो करेगा? यस, हाँ सर होने ठीक है। देते। हाँ, और अगर कोई बोले कि मजाक मजाक में बोले कि ब्लैक बॉडी की क्या होगी एमिसिविटी, तो तुम बोलना 1. उसको वन। else will have a emissivity between 0 and 1. तो काइंडली रिमेंबर, थोड़ा सा ध्यान देना, इट शुड बी दिस अगर जनरल हो, ठीक है? पर इतना डेप्थ पे जाते नहीं है नीट में, पर हाँ ये लिखना चाहिए क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी 1 भी आएगी। व्हाट इफ दे देमसेल्व्स आर ब्लैक बॉडी? ओके, यस सर। तो ठीक है। एमिसिव पावर, कितना पावर पर यूनिट एरिया रेडिएट हो रहा है। एमिसिविटी, कितना रेशियो है ब्लैक बॉडी के साथ। आपकी एमिसिविटी 0.5 है तो आप ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में आधी हीट रेडिएट करते हो। ओके, तो बस। Sir, can you go on previous slide? क्या बेटा? Could you go to previous slide? यस यस। Sir, वो जो लैम्प ब्लैक काजल है वो ब्लैक बॉडी है क्या सर? लैम्प ब्लैक इज लाइक 99.99% ब्लैक बॉडी, ठीक है? ब्लैक बॉडी इज मोर लाइक आइडियल कंसेप्ट। ओके, तो 100% ब्लैक बॉडी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लैम्प ब्लैक इज 99.99%। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट। ओके। Yes sir. सर हाँ, सर ये जो आपने EP इज इक्वल्स टू EEP वो ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी वो है स्टीफेंस इक्वेशन? नहीं नहीं, अभी आएगा नेक्स्ट। अच्छा ओके सर। ठीक है, एक और बस वेरिएबल और डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड, ये लिख सर लिया 1 मिनट पीछे जाना। ओके लिख लो। यस सर डन। एक सेकंड। ओके, एक और वेरिएबल डिफाइन करना है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ heat absorbed by a body to heat incident on its surface। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर देयर इज सम हीट फॉलिंग, से पर सेकेंड इस पर 100 जूल ऑफ हीट इज फॉलिंग, ठीक है? और उस 100 में से इट इज पर सेकेंड कितना आ रहा है? 100 जूल हीट आ रही है इस पे पर सेकेंड, और उसमें से इट इज रिफ्लेक्टिंग सम पोर्शन, तो रिफ्लेक्ट कर रहा है से 30 जूल पर सेकेंड इज। तुमको सुनाई दे रही है हेलीकॉप्टर की आवाज? चलिए हाँ सर। हाँ,
यहाँ पर थी बहुत तेजी से, ठीक है, चुनाव है ना यूपी में, तो 100 जूल पर सेकेंड एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, 30 जूल पर सेकेंड। तो इस केस में बेटा इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा? 0.7. 0.7 सबको समझ में आ गया सिंपल सा डेफिनेशन हाँ था? सर हाँ सर। वैल्यू हो गया एब्जॉर्ब्ड यानी 70 अपॉन इंसिडेंट 0.7। इसका मतलब एब्जॉर्ब कितना कर रहा है ये? 70 जूल पर सेकेंड। ओके, तो इसको भी लिख लो। अच्छा, एब्जॉर्प्टिव पावर ब्लैक बॉडी की कितनी होगी? 1 कितनी होगी, 1 या 0? 1 सर 1 ना जितना अब्जॉर्ब, जितना इंसिडेंट होगा उतने अब्जॉर्ब करे, है ना? जो भी उसके ऊपर गिरेगा वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि फॉर अ ब्लैक बॉडी A is exactly equal to E। ओके, दोनों की वैल्यू कितनी है? 1। This once again tells us that good absorbers are also good emitters of heat। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे सोचना कि जो ज्यादा पैसे कमाता है वही ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। गुड अर्नर्स कैन बिकम गुड स्पेंडर्स। अब ऐसे मत बोल हम तो पापा के पैसे उड़ा सकते हैं, तो ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ ग्रोन अप्स के लिए दिस इज वैलिड। ओके, ठीक है, हाँ बोलो। सर ब्लैक होल का भी ऑब्जॉर्प्टिव पावर 1। ब्लैक होल का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग फॉलिंग ऑन देम। लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। सर वो एमिटिंग पावर का क्या बोला था उनका? ब्लैक होल के एमिटिंग पावर का हाँ जी। सर। वो नहीं पता। कैन वी कंपेयर इट टू समथिंग एल्स? एमिटिंग पावर नहीं पता ब्लैक होल का मुझे। 1 ही होना चाहिए। सर आपने ऊपर 0 बोला हाँ सर आपने 0। बोला कहाँ बोला 0? सर लास्ट में। ऊपर सर लिखा नहीं फिर आपने रब किया क्या लिखा, क्या बोला मैंने ध्यान नहीं सर, दिया। लास्ट स्लाइड आपने 0 बोला था ब्लैक बॉडी का, ब्लैक होल का, सॉरी हाँ ब्लैक। सर ब्लैक होल का एमिसिव पावर 0 बोला मैंने? हाँ सर हाँ हाँ सर सर आपने कहा। नहीं, ओहो नहीं, सॉरी, कुछ कंफ्यूजन हो गया। मैं एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में सोच रहा हूँ। ब्लैक होल का एमिसिव पावर 0 नहीं होगा, सॉरी 0 नहीं होगा। 0 का एग्जाम्पल मुझे क्या देना पड़ेगा? 0 का मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? 0 पे ग्रेटर ही रहेगा हमेशा, ठीक है? सर ब्लैक मतलब होल का ब्लैक होल का 0 नहीं है नहीं, डेफिनेटली 0 नहीं है। अगर दोनों गलत का सोच दोनों के 1 है बोला तो था। फिर वो तो सबसे आइडियल ब्लैक बॉडी हाँ होगा। क्या बेटा? अगर ब्लैक होल का दोनों 1 आ रहा है तो वो तो सबसे आइडियल ब्लैक बॉडी होगा ना। हाँ, ब्लैक होल का क्या कहते हैं, ई की वैल्यू अगर 1 आई तो वो भी आइडियल ब्लैक बॉडी हो गया। लेकिन उसके बारे में ना हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन है नहीं कि हम कैलकुलेट कर सके। समझ रहे हो? सर तो ब्लैक होल को बीच में ही कंसिडर करें ना 0 और 1 के। ब्लैक होल को नहीं, आई विल कंफर्म दिस ऑन सम टेक्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी या किसी से, ओके सर। ठीक है? इट शुड बी वेरी क्लोज टू 1, बट 1 बोलना सही होगा या नहीं, आई डोंट नो। ओके, सर वो बॉडी के अंदर 70 जूल्स लिखा है ना? क्या बेटा? 70? हाँ हाँ 70। हाँ, ब्लैक होल को आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं, यानी ये कंफर्म करना पड़ेगा कहीं से, क्योंकि ब्लैक होल एब्जॉर्ब्स ब्लैक होल एवरीथिंग, है ना? ये तो कंसेप्ट जैसे है। अगर ब्लैक होल कुछ एमिट तो नहीं करता ना, तो उसका 0 नहीं एमिट होना करता है, चाहिए। एमिट करता है, एनर्जी एमिट भी करता है ब्लैक होल। इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग फ्रॉम एवरी साइड, लेकिन उसमें कुछ और भी रहते हैं। इस तरफ से फ्यूम्स निकलती है एनर्जी की, समझ रहे हो? मतलब
ऐसे ऐसे करके चीजें स्पाइरल अंदर हो रही होती है और इधर से फ्यूम्स बाहर भी जा रही होती है, पर वो हर ब्लैक होल का सेम होता है या अलग अलग होता है ये नहीं सोचा मैंने कभी। ठीक है, ओके ये लिख लिया तुम लोगों ने। अरे Good absorbers are also good emitters of heat. Vipul is asking कि काजल is also किसी की नजर ना लगे, तो काजल मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? वही होता है, दैट इज द काजल। पुराने जमाने में दिए से ही बनाते होंगे काजल को, अभी तो मशीन से बन के आता है। Okay, now we know कि objects have a few properties like emissivity and absorptive power, and objects radiates heat and when they have some temperature. तो इस सब पर जो रिसर्च की, that was by Stephen Boltzmann law. ओके तो इन्होंने क्या रिसर्च किया कि जो भी एमिसिव पावर है एक ब्लैक बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस टेम्परेचर की पावर 4 के। ओके यहाँ पर T इज सरफेस टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर इट्स ऑफ इट्स टेम्परेचर। फोर्थ पावर से मेरा मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया, इसका माइक ऑन है, छोटा बच्चा फाइट कर रहा है। दक्ष माइक ऑफ करो। हाँ तो टेम्परेचर अगर आपने डबल किया तो हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी कितने टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स नहीं, 16 टाइम्स पावर 4। टेम्परेचर अगर आपने ट्रिपल किया तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी? 64 टाइम्स। 12 टाइम्स। कितने टाइम्स सर? 81 टाइम। 81 टाइम्स। सही तो है, नहीं समझे? E1 by E2 will be equal to T1 by T2 की पावर 4। तो अगर आपने टेम्परेचर T1 T था और उससे कितना कर दिया 2T कर दिया, तो E1 by E2 का रेशियो कितना होगा 1 by 2 की पावर 4, that will be 1 by 16। समझ में आया? आंसर। हाँ सर आप समझ। अगर आपने टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया तो ये 1 by 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 81। गॉट इट? यस सर। हाँ तो ये तो कहीं साइड में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन यही आ सकता है कि टेम्परेचर 3 गुना कर दिया तो एमिसिव पावर कितने टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। फिर जब भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट इज स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर सिग्मा इज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड सिग्मा, ओके।
और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो याद रखना 5678, ठीक है। और यूनिट हम अभी निकाल लेंगे। यूनिट बताओ जरा, सोचना, ये एमिसिव पावर है, इसकी क्या यूनिट है? वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इधर टेम्परेचर उधर जाएगा तो केल्विन, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ओके, तो यूनिट तुम खुद से निकाल सकते हो। स्टीफन, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो तुम अब इससे खुद ही सोच सकते हो, व्हाट इफ आई वांट टू कैलकुलेट एमिसिव पावर ऑफ अ जनरल ऑब्जेक्ट, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? E. स्मॉल ई से, ठीक है, एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? यस। तो आपको एमिसिव पावर का यही फॉर्मूला याद करना चाहिए। ई की वैल्यू 1 पुट कर देना तो ब्लैक बॉडी का आंसर आ जाएगा। ओके, एक लास्ट चीज, एमिसिव पावर किसके बराबर थी? एमिसिव पावर थी पावर पर यूनिट एरिया। दिस वाज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखता हूं, सही, अच्छा नहीं लगा। एमिसिव पावर कुड बी रिटन एज पावर रेडिएटेड by an object per unit surface area of the object। इसकी वैल्यू अगर E सिग्मा T⁻⁴ है और मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की पावर चाहिए, तो आई थिंक मैं लिख सकता हूं पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू एरिया से मल्टीप्लाई। तो E सिग्मा A T⁻⁴। तो जितना आगे का फॉर्मूला याद रख सको उसको रखना, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक दिस वन इज इवन बेटर देन दिस। ये पता है आप बॉडी का पूरा पावर निकाल सकते हो रेडिएटेड। ए को 1 डाल दोगे तो पर यूनिट एरिया हो जाएगा, ई को 1 डाल दोगे तो ब्लैक बॉडी के लिए हो जाएगा। ओके, यस। ठीक है, इसको लिख लो। सर, हाँ बेटो, सर हम यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ब्लैक बॉडी का अगर अंदर जाएंगे तो अलग कोई टेम्परेचर होगा? क्या बेटा? सर यहाँ पर हम ऐसे सरफेस टेम्परेचर ऐसा मेंशन कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी के इनर कोर में कोई अलग टेम्परेचर होता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सन के इनर टेम्परेचर कुछ और होगा, सरफेस टेम्परेचर कुछ और होगा। ओके, ओके सर। मतलब हमारे हमारे अपनी बॉडी का इनर टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है और आउटर थोड़ा अलग होता है। ओके, हाँ सर। सब जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता। जिस पॉइंट पे हीट जनरेट हो रही होगी ना ब्लैक बॉडी में, जहां पर एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, वहां टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, हो सकता है। ओके, यस सर। हाँ, बाकी जगहों पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो होगा। हाँ सर। सर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का सिंबल क्या है सर? सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा। हाँ लिखा है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं। ओके, एट दिस पॉइंट आप लोगों को अल्फा बीटा गामा सिग्मा डेल्टा और क्या पता होनी चाहिए, थीटा फाई, है ना। एक बाद में आ जाएगा ईटा फ्लूइड्स में, इतने पता होने चाहिए। आई थिंक इनसे काम चल जाना चाहिए आपका 11th में। अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा थीटा फाई और ईटा। ओके, लिखने की जरूरत तो नहीं है।
ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, नोट्स के रेलेवेंट है ये इस टॉपिक पे, बस बता रहा था। सर हाँ बोलो। जैसे एमिटिविटी होती है वैसे अब्जॉर्प्टिविटी नहीं होता ऐसा कुछ? काश होती है ना, उसका नेमिंग गड़बड़ है जिसने भी किया, आई थिंक अलग अलग साइंटिस्ट ने नेमिंग किया होगा। हाँ सर। इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर उसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते होते। ठीक है, सर तो एग्जिस्ट करता है क्या? एब्जॉर्प्टिविटी हाँ सर। अगर होगा तो वो भी यही होगा। ठीक है, ओके सर। आई थिंक बाकी भी हम फिर डिफाइन खुद से कर सकते हैं, जैसे खुद से नहीं, कितना ट्रांसमिट हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ओके सर। हाँ, पर ये दो स्टैंडर्ड है जो हमको दिए होंगे, हमको इनसे मतलब। ठीक है, और रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगा, कितना रेशियो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो अगर कोई रिफ्लेक्टिविटी दे दे कि किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिविटी 0.3 है, उसकी एब्जॉर्प्टिविटी है, एब्जॉर्प्टिव पावर बताओ, तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमें इन दो का यूज सीखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पावर, अब हम कितनी पावर रेडिएट कर रहा है बॉडी वो निकाल सकते हैं। तो पावर रेडिएटेड हमको पता चल गया कितना है, E सिग्मा A T रेस्ट पावर 4। ओके, और सामने है पावर एब्जॉर्ब, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट पावर रेडिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसी के साथ साथ वो पावर एब्जॉर्ब भी करेगा। रेडिएट वो क्यों करेगा, अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से, अपने खुद के जितना भी टेम्परेचर है, जितना वो गर्म है उस हिसाब से वो हीट रेडिएट करेगा। पर एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। एब्जॉर्ब क्यों कर रहा होगा, क्योंकि सराउंडिंग का भी कुछ टेम्परेचर है, सराउंडिंग से भी कुछ रेडिएशन आ रहे हैं उसकी तरफ। तो अगर कोई पूछे कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यू कैन राइट पावर एब्जॉर्ब्ड। तो दिस इज हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। ये किस किस पर डिपेंड करेगा, देखो टेम्परेचर की जगह इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर को। समझ रहे हो, Yes, sir. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो अपने टेम्परेचर की जगह दिस विल डिपेंड ऑन सराउंडिंग का टेम्परेचर। दूसरी चीज, एरिया किसका, इसका या सराउंडिंग का, तो एरिया इसी का होगा, क्योंकि इसके एरिया पे जो रेडिएशन गिरेंगे वही तो एब्जॉर्ब करेगा। तो एरिया इसका अपना आएगा, सिग्मा कांस्टेंट आता है, और ई की जगह क्या आना चाहिए, ए। ए, क्योंकि अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्टिविटी, वो सॉरी, पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, दिस इज हीट एब्जॉर्ब per unit time. This is A sigma A T raised to power 4. So when an object radiates heat due to its own temperature, it absorbs heat due to the temperature of surrounding as well. इसका मतलब मैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं इन दोनों को कंबाइन करके कैलकुलेट कर सकता हूं व्हाट इज द नेट रेट ऑफ हीट लॉस। मतलब बॉडी कुछ एमिट कर रही है, कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी, एक सेकेंड सॉरी, हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी हीट रेडिएट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या निकाला जा सकता है, वी कैन कैलकुलेट dq by dt. What is dq by dt? dq by dt is net rate of heat change. ओके, नेट रेट ऑफ हीट चेंज कितना होगा, तुम सोच सकते हो ये वाली हीट बच्चों आ रही है या जा रही है, जा रही है। जा रही है, तो माइनस का पावर रेडिएटेड
और ये वाली हीट आ रही है या जा रही Yes, है? P आ absorb. रहे आ रही प्लस का हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ई सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4 प्लस ए सिग्मा ए टी एस रेज टू पावर 4। ठीक है, और फिर मैं इसको लिख सकता हूं, अब मैं क्या करूंगा कि हमने ब्लैक बॉडी के लिए ई और ए इक्वल देखे थे। फॉर Yes, sir. मोस्ट ऑब्जेक्ट्स वी विल टेक देम एज इक्वल फॉर मोस्ट ऑब्जेक्ट, जब तक कोई अलग से हमको क्लेम ना करे कि मैं अलग अलग वैल्यू दे रहा हूं। गुड एमिटर्स विल बी गुड एब्जॉर्बर्स विल बी गुड एमिटर्स। तो दीज टू वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम, और इनको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली सेम होती है बट ठीक है सेम, इनको अगर मैं सेम लेता हूं सबके लिए तो मेरा फॉर्मूला और अच्छा बन जाएगा माइनस टी एस रेज़ टू पावर 4। ठीक है, एक स्टेप और, जो निगेटिव है उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। सर एक सेकंड मैं खत्म कर दूं पहले बात को, है ना। जो निगेटिव है उसको मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, एंड देन आई एम राइटिंग इट एज माइनस dq by dt is equals to e sigma a t raised to power 4 minus ts raised to power। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा, इफ दिस इज रेट ऑफ हीट चेंज, तो मैंने अगर उसमें नेगेटिव लगा दिया है तो आई कैन कॉल दिस नेट रेट ऑफ हीट लॉस। ओके, हीट लॉस। अगर मैं बोलूं कोई बॉडी 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी लूज कर रही है, मैं बोलूं इसका रेट ऑफ हीट चेंज कितना है, तो तुम बोलोगे सर -100 जूल पर सेकेंड। पर अगर मैं बोलूं इसका रेट ऑफ हीट लॉस कितना है, तो तुम बोल सकते हो सर +100 जूल पर सेकेंड। उससे भी मैं समझ जाऊंगा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। इज दैट क्लियर? यस इंग्लिश Yes, को sir. लेके ज्यादा परेशान नहीं होगा कोई, पर रेट ऑफ हीट लॉस यूजुअली यही यूज करते हैं, और रेट ऑफ हीट लॉस इज माइनस dq by dt। ओके, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो बॉडी हीट लूज करेगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हम उसका मतलब अपने आप सही समझेंगे कि इतना हीट जा रहा है। हाँ बोलो, अब कोई कुछ बोल रहा था। सर वो पावर ऑब्जर्व में आपने टीएस, तो टीएस सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्या? सर टीएस मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर ना? हाँ, टीएस इज सराउंडिंग का टेम्परेचर, मैं लिख देता हूँ। ओके, तो टीएस ई और ए को सेम कैसे लिया? ई और ए को देखो, ब्लैक बॉडी के लिए तो दोनों की वैल्यू 1 लिख ही रहे। तो फॉर मोस्ट ऑब्जेक्ट, अनलेस वी डिजाइन समथिंग दैट वे, फॉर मोस्ट ऑब्जेक्ट्स द गुड एमिटर द गुड एब्जॉर्बर विल बी गुड एमिटर्स। तो ए की वैल्यू अगर किसी की 0.95 है तो ई की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 0.95 ही आएगी। ओके सर, तो क्वेश्चन में अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो हम ब्लैक बॉडी कंसिडर कर लेंगे ना? नहीं, ब्लैक बॉडी नहीं, हम ई और ए की वैल्यू सेम कंसीडर कर लेंगे। ओके। हाँ, Yes. 1 नहीं कंसीडर करेंगे, पर ई और ए की वैल्यू सेम कर लेंगे। दिस हाँ। इज, एक सेकेंड ये लिख दूं, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ, आप बोलो। सर, आपने लास्ट टाइम पे कुछ बोला था ना कि हमको अब्जॉर्प्टिव निकालना या रिफ्लेक्टिविटी, वो पॉइंट एक बार वापस बोलोगे? मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा उस पर, ठीक है? ठीक है सर। दोनों तीनों जो हो सकते हैं कांस्टेंट, वो लेके क्वेश्चन लिखा दूंगा अभी। ओके सर। और सर, अभी आपने ये बोला ना कि हम आपको हीट लॉस की चीज, वो क्या था, वो 100 जूल वाला एग्जांपल? एक सेकेंड, क्या? सर, आपने कभी 100 जूल वाला कोई एग्जांपल बोला था, हीट लॉस हीट चेंज? अभी बोलता हूँ, चलो इसको लिख लो पहले। हाँ सर। सर अपने वो पावर रेडिएटेड को माइनस में लिया dq by dt में। अब वो उतनी हीट जा रही है ना बॉडी से, अच्छा सर ठीक है ना? दैट इज लाइक योर आउट गोइंग, हाँ है ना? सर। तो आउट गोइंग को नेगेटिव लिखा और इनकमिंग को पॉजिटिव लिखा। वो जनरल एक्सप्रेशन ओके है। सर। क्यों? हाँ, पॉजिटिव मतलब मिल रही है और नेगेटिव बाहर जा रही है। ओके, हाँ सर।
सर आप वो वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो जब आपने बोला पावर एब्जॉर्ब्ड इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? हाँ, पावर रेडिएटेड, कोई ऑब्जेक्ट कितना पावर रेडिएट करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? उसके अपने टेम्परेचर पर। ठीक है, रेडिएट किस पे डिपेंड करता है? सेल्फ के टेम्परेचर पर। और कोई पावर कितना हीट एब्जॉर्ब करता है ये किस पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। ऐसे समझो कि अगर सराउंडिंग है ही नहीं, है ना, वैक्यूम है और कुछ नहीं है दूर दूर तक कोई भी चीज, तो फिर आप एब्जॉर्ब कहां से करोगे? हीट आएगी ही नहीं कहीं से। हाँ दैट सर, क्लियर? यस सर। हाँ, सर ये ई और ए सिर्फ ये आपने सेम अज्यूम किया, ये तो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए ही रहेगा ना सर? नहीं, ब्लैक बॉडी के लिए तो मैं लॉजिकली प्रूव कर पा रहा हूं, पर ज्यादातर सभी बॉडीज के लिए कैलकुलेशन से आता होगा। ओके, सर बट लाइक ई और ए सेम क्यों अज्यूम किया सर? क्योंकि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वही ज्यादा हीट एमिट करते हैं। सर वैल्यू सेम कैसे होगी सर फिर? मुझे नहीं पता, प्रैक्टिकली होती होगी। क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? अभी हमने एक के लिए निकाली, 1 आई ना दोनों वैल्यूज। नहीं समझा? नो सर। क्या अच्छा, एब्जॉर्ब एमिटिविटी क्या होती है बताओ? ई की वैल्यू, ई क्या होता है? स्मॉल ई। EP of object upon EP of black body at same temperature. ठीक है, तो इफ सम बॉडी रेडिएट्स 90% एनर्जी एज कंपेयर टू ब्लैक बॉडी, यू कैन से कि इसकी एमिसिविटी कितनी है? 0.9. ठीक है, अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि जो ब्लैक बॉडी के 90% हीट रेडिएट कर रहा है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वो इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इस टाइम पर जितना रेडिएशन उस पर गिर रहा होगा उसका 90% वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Oh yes sir. पक्का? Yes sir. और अब तुमने सबके दिमाग में डाल दी ये बात की जो मैंने तुमको समझाया, Yes. है ना? सबके दिमाग में आगे होगी ये बात। क्या समझाया मैंने इसको? ठीक है, तो ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? ई और ए की वैल्यू इक्वल होती है, सर ने बोला है तुम्हारे। ओके, उसकी ज्यादा डिटेल में मत जाओ। एट इक्विलिब्रियम होता है वो Like sir, not only for black body, for other objects. फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ए के बराबर होती है, एट इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली इक्वल होती है। पर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा कि ई की वैल्यू ए के बराबर कब होगी कब नहीं होगी, या प्रूव करके दिखाओ। ठीक है? Yes. ठीक है, अपने को समझना है। हाँ, हमको जो चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई मैंने इसको नेट रेट ऑफ हीट चेंज बोला और इसको नेट रेट ऑफ हीट लॉस बोला, तो ऐसा क्यों बोला मैंने? मान लो तुम्हारी पॉकेट मनी है 100 रुपीज पर डे, ठीक है, एंड यू स्पेंड से 120 रुपीज पर डे। ऐसा कब हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? Someone will give extra 20. तुमको इतना 100 रुपीज मिलता है और तुम स्पेंड करते हो डेली 120 रुपीज। दिस इज ओनली पॉसिबल, या तो तुम उधारी कर रहे हो, अदरवाइज यू हैव अ सेविंग्स, है ना? यू हैव सम सेविंग्स। अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर सेविंग अकाउंट, तो क्या बोलोगे तुम? -20. -20 रुपीज पर डे। इसमें से डेली तुम 20 रुपए खाली कर रहे होगे, ग्राफ नीचे जाता जाएगा। ओके, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ मनी लॉस +20. +20. तो तुम अगर 20 रुपीज पर डे भी बोलोगे तो आई थिंक आई विल गेट दिस राइट, कि मनी लॉस Yes, sir. लिख रखा है मैंने।
मनी लॉस, दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव लॉस, दिस इज गॉन। तो कितना जा रहा है पर डे, कितना लूज कर रहे हो, तो दैट इज 20 रुपीज पर डे लूज कर रहे हो। अब मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली पॉजिटिव 20 इज टेलिंग मी कि दिस इज लॉस्ट। ओके, यस सर। तो बिल्कुल तो ऐसा सही मतलब मैंने यही कुछ ना किया। कि लॉस में खुद ही एक नेगेटिव टर्म्स आ गया जिससे हम लोग वर्क और लॉस बीच का में मतलब करते हैं। अपने आप हाँ नेगेटिव सर, है डिफॉल्ट, तो हम अपनी तरफ से नेगेटिव ठीक है लेंगे। सर। ओके, Sir, previous slide में net rate of heat change can be positive also, right? of course this thing can come out positive as well as negative। वो तो तुम ऐसे समझ लो कि अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 120 डिग्री है, तो ऐसे में टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase. इंक्रीज होगा बॉडी का, सराउंडिंग गर्म है, इट इज इन अ हॉट सराउंडिंग। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम if we are reading the radiation of something, this thing must be hot, otherwise ठंडी चीजों का रेडिएशन कौन पढ़ने जाएगा? Is that clear? Yes, sir. Most of the time, but there is no such rule. This is absolutely possible कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ जाए। ओके, ऑल्दो ज्यादातर चीजें हम ठंडी हो रही होंगी, तो वी विल टॉक अबाउट नेट रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, इसको थोड़ा साफ साफ अगले पेज पे फिर से लिख लेता हूं। We have now talked about net rate of heat loss. Okay, net rate of heat loss is dq minus dq by dt, and we write its value as E sigma A। मेरा सिग्मा थोड़ा थोड़ा 6 जैसा जाता जा रहा है, नहीं ऐसे भी नहीं, E sigma A t raised to power 4 minus ts raised to power 4। तो दिस इज नेट रेट ऑफ हीट लॉस। एंड जब भी बच्चों किसी चीज का हीट लॉस होगा, इट विल रिजल्ट इन, हीट लॉस होने से क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज। इट विल रिजल्ट इन नेट रेट ऑफ, नेट लगाने की जरूरत नहीं है, रेट से ही सही है, समझ में आ जाएगा, रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस। गॉट इट? So if something is losing heat, it will eventually lose some temperature also। टेम्परेचर कैसे लूज करता है? अगर किसी चीज में से क्यू हीट बाहर चली जाए या किसी चीज में क्यू हीट आ जाए, तो टेम्परेचर कितना बढ़ता है? हम कैसे निकालते हैं? Q is equals to ms डेल्टा टी। ओके, तो अज्यूमिंग स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, जनरली कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हीट मिल रहा है, तो उसका टेम्परेचर हम इससे निकाल सकते हैं। अगर मैं बहुत छोटी सी हीट देता हूं dq, तो टेम्परेचर कितना चेंज होगा? MSDT। dt सर, छोटा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी की जगह dt। तो dq को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, आई एम पुटिंग 2 in 1। ओके, so we are putting equation 2 in 1, and we can write this as simply minus ms dt upon dt is equals to E sigma A t raised to power 4 minus ts raised to power 4, and that will be, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लूंगा, तो आई थिंक ये बन जाएगा माइनस dt by dt is equals to E sigma A upon ms t raised to power 4 minus ts raised to power 4। तो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे है, मतलब भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन एक बता रहा है कि आप कितना हीट लूज कर रहे हो, और दूसरा बता रहा है कि आपका टेम्परेचर कितना गिर रहा है। दिस इज रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी सम डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड या पर आवर या पर मिनट, या सम केल्विन पर सेकेंड या पर आवर पर मिनट। और इसकी क्या यूनिट रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी सम जूल्स पर सेकेंड या सम कैलोरीज पर सेकेंड, या ऐसा कुछ। इज दैट क्लियर? ऑलमोस्ट सिमिलर है बट स्लाइटली डिफरेंट है। ट्राई टू फोकस ऑन द डिफरेंस पार्ट। ठीक है, आपको वो समझ में आना चाहिए। लिख लो इसको।
एक सेकंड बच्चों, हाँ ठीक है, ये लिख लो। तुमको अभी भी स्क्रीन दिख रही है उसकी? हाँ सर। अच्छा, मतलब मैं मिनिमाइज कर दूं तो भी दिख रही होती है। हाँ, लिख लिया ये? सर सर डिग्री अपॉन सेकेंड और के अपॉन सेकेंड कैसे डिराइव किया सर? एक सेकंड, चेंज क्या कैसे डिसाइड किया? ये यूनिट यस सर। ऐसे ही, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो किस में होगा? डिग्री सेल्सियस में। पर यूनिट टाइम, तो टाइम यूजुअली क्या दिया होगा? सेकेंड या आवर, मतलब और भी पॉसिबल यूनिट्स है। ओके सर। पर मिनट भी हो सकता है या पर आवर भी हो सकता है। हाँ, ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होगा। ओके, यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात करें तो ये होगा। जब चेंज की बात करते हैं ना, तो केल्विन करे या सेल्सियस बराबर होता है। बट ये ध्यान रखना कि ये जो टी की पावर 4, टी की पावर 4 आ रहे हैं ना, इसमें हमेशा केल्विन में पुट करना। सर हाँ बोलो। तो सर जब हम एसआई यूनिट में ढूंढेंगे तो T⁴ में हमें केल्विन ही लेना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, ओके सर। ये नोट डाउन हो गया ना? सबने कर लिया? यस सर। अच्छा, अब एक बार बात कर लेते हैं कि हमने बड़ी सारी वैल्यूज लिख दी। हमने पहले लिखा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ओके, फिर हमने बात करी कि एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी होती है सिग्मा T⁴। ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। फिर हमने लिखा एमिसिव पावर ऑफ जनरल कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट अगर लेना है तो उसकी क्या लिख सकते हैं? E सिग्मा T⁴। फिर हमने लिखा टोटल पावर रेडिएटेड बाय अ जनरल ऑब्जेक्ट एज E सिग्मा A T⁴। फिर हमने लिखा पावर एब्जॉर्ब्ड, क्या लॉजिक लगाया जाए, तो E की जगह A सिग्मा A T⁴। और फिर मैंने चुपके से बोल दिया E की वैल्यू A के बराबर हम ले सकते हैं। ठीक है, टी सराउंडिंग। ओहो, टी सराउंडिंग, सॉरी। ठीक है, और फिर मैंने लिखा dQ/dt, वो भी माइनस का कितना होगा? E सिग्मा A T⁴ माइनस T⁴। और लास्ट मैंने लिखा कि रेट ऑफ हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर भी लूज होगा, इज इक्वल्स टू E सिग्मा A अपॉन ms इंटू T⁴ माइनस T⁴। तो जितना भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे, तुम अगर ये सारे खुद से लिख सकते हो लाइन से, तो तुम्हें कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना मीनिंग है, सबको मैंने एक एक करके लाइन से एक्सप्लेन किया है। ब्लैक बॉडी के लिए मैंने E और A दोनों 1 बताए थे, बाकियों के लिए हमें दिए होंगे, चिंता नहीं कर।
दोनों नहीं गिवन होंगे, ई की वैल्यू गिवन होगी, ए की वैल्यू भी सेम लेके कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया अभी तक जो पढ़ा। तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, हटा दूं इसको? हाँ सर। है ना, ये आज ही हमने सब कुछ लिखा है, मैंने बस एक पेज पे लिखा है, तुम्हें खुद से लिखना चाहिए इफ यू वांट। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब हमको बस एक चीज और समझनी है, वो ये कि लेट्स से क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, टू स्फीयर of same material have radii r and 3r. ओके, स्फीयर्स के नाम है ए एंड बी। ओके, ए की रेडियस है r, बी की रेडियस है 3r। कैलकुलेट रेशियो ऑफ net rate of heat loss of A is to B। ठीक है, when ये अंडरस्टूड है कि दोनों जो है both are at same temperature in same room। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर बोथ आर सेम। अब आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ नेट रेट ऑफ हीट लॉस। और सर ई की वैल्यूज भी सेम लेनी है क्या? बेटा वो तो सेम मटेरियल बोल दिया तो अच्छा हाँ सर। ठीक है। सर -9 होगा सर। करेक्ट, यस सर। हाँ सर 1:9 आराम से आ गया कितना? 1:9 1:9। दैट्स प्रीटी गुड। सर आपने लिखा होगा, हाँ बोलो। इन सेम रूम का क्या लॉजिक है? सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके सर। dq by dt of A अपॉन dq by dt of B, ऐसा कुछ लिख सकते हो समझाने के लिए। एंड देन यू कैन कॉल E sigma area of 1 t raised to power 4 minus ts raised to power 4 upon E sigma area of 2 into t raised to power 4 minus ts raised to 4. So that will give you A1 by A2, और A1 by A2 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो दैट मीन्स योर आंसर वाज गोइंग टू बी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, जो कि इस केस में आ गया 1:9। ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है, अब अगर इसकी जगह मैं पूछ लेता कैलकुलेट रेशियो ऑफ नेट, नेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेट से भी समझ में आ जाएगा, रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस ऑफ ए एंड बी। तो क्या निकालते? थ्री इज टू वन। कितना? 3:1। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। हाँ सर 3:1 ये भी सभी का आ गया? हाँ सर। सर मुझे ये वाला नहीं समझा।
हाँ मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत तो करो। यहाँ पे मास में हमको वॉल्यूम डेंसिटी रो एरिया मास डेंसिटी से। हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जब टेम्परेचर हाँ लॉस की बात आए तो मास को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो माइनस डी टी बाई डी टी, मैं एज अ फॉर्मूला लिखा दूंगा अगले पेज पे, लेकिन अभी मैंने सोचा कई लोग खुद से भी कर पाएंगे इसको। तो when I write this, you'll have to take ratio of area as well as mass. So E sigma A1 upon M1 into S into T raised to power 4 minus Ts raised to power 4 divided by E sigma A2 upon M2 into S T raised to power 4 minus Ts raised to power. And that will give you A1 by A2 into M2 by M1. तो A तो है वो हो जाएगा, देखो मैं यहाँ गलत लिख गया कुछ, मैं पाई आर स्क्वायर लिख गया, मुझे लिखना चाहिए था 4, राइट। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 तो रेडियस के टर्म में भी बहुत ठीक। इजी हो जाता है। मतलब उस कट गया, लेकिन फिर भी 4 पाई r2 स्क्वायर। कल को सिलेंडर कोई और ऑब्जेक्ट हो तो तुम अपना एरिया लिखना सोच समझ के। M2 M1 में क्या करना है मुझे, M2 कैसे लिखेंगे, डेंसिटी वॉल्यूम 4/3 पाई r अपॉन डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब। तो जब आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी r2 बाई r1। ठीक है, ये सब कट गया, ये सब कट गया। यहाँ r1 स्क्वायर है, यहाँ r1 क्यूब है, यहाँ r2 क्यूब है, यहाँ r2 स्क्वायर है, तो r2 बाई r1। तो इन दिस केस योर आंसर विल बी 3:1। तो देखो कैलकुलेशन करने के तो ठीक है, समझ में आता है। जल्दबाजी में कोई पूछे ना, दो ऑब्जेक्ट है सेम मटेरियल के, सेम टेम्परेचर पर, एक बड़ा एक छोटा है, कौन ज्यादा हीट लॉस करेगा, तो आई थिंक सब लोग सही आंसर बोलेंगे कि बड़ा वाला ज्यादा हीट लॉस करेगा। दूसरे वाले का याद रखना, कौन ज्यादा टेम्परेचर लूज करेगा, तो तो तुम्हें छोटा आंसर वाला। होना चाहिए छोटा छोटा वाला। क्यों, क्योंकि तो उसके क्योंकि जितना पास कम कम एनर्जी है, वो छोटा है ना, तो वो कम एनर्जी पर है, उसके पास टोटल एनर्जी ही कम है, उसका मास ही कम है, उसके पास मॉलिक्यूल्स ही कम है, तो वो कम खर्चा कर रहा है, फिर भी बेचारा जल्दी गरीब हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यस यस सर। मतलब एक रिच है एक पुअर है, और लॉकडाउन लग गया और दोनों खर्च कर रहे हैं, तो रिच अभी भी ज्यादा खर्च कर रहा है, ज्यादा तेजी से लूज कर रहा है मनी, लेकिन जो पुअर है वो पहले प्रॉब्लम में फंसेगा, क्योंकि उसके पास ओवरऑल हीट, ओवरऑल एनर्जी कम है उसके पास। समझ रहे हो बात को, वैसे सोच लेना और वरना याद रखना ऐसे, ठीक है। तो मैं फिर भी ऐसे करके लिखा दूंगा नेक्स्ट पेज पर। ये लिख लिया सबने, यस सर। नो यस सर। अच्छा अच्छा। सर वो 4 पाई r² पहले के सरफेस एरिया के लिए है ना सर? मैंने गलती से सर्कल का एरिया लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में तो स्फीयर की सरफेस 4 पाई r² होती है ना। ये पता है ना, स्फीयर का एरिया 4 पाई r² होता है। हाँ सर। ठीक है, ये Yes, पता sir. होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको अलग से लिख देना।
डन? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे अगर लिखना है तो क्या लिखना चाहिए? वी हैव टू स्फेरिकल बॉडीज, एक R1 एंड अनदर वन इज R2, या छोड़ो, एक स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसकी रेडियस है R, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं dq by dt माइनस dq by dt टू बी एग्जैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। समझ में आ गया? ये R स्क्वायर कहां से आया होगा? E सिग्मा A t रेस्ट पावर 4 माइनस ts रेस्ट पावर 4 में एरिया से आया होगा R स्क्वायर। ओके, बाकी कंसीडरिंग ऑल थिंग्स अदर एज कांस्टेंट। एंड सेकंड, इफ आई राइट रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस dt by dt, तो मैं लिखूंगा 1 by R। क्यों? क्योंकि E सिग्मा A अपॉन ms में m में जो है वो आएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई R क्यूब, जबकि A में आएगा 4 पाई R स्क्वायर। इज दैट क्लियर इनफ? Yes, sir. तो नहीं ही भूलोगे इसके बाद तो तुम, ठीक है? तो लिख लेना इसको। और अगर कोई थ्योरेटिकल पूछे तो एट सेम टेम्परेचर larger body will lose more heat, but smaller one will lose more temperature। ये कोई जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप अपने दिमाग के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है? दिमाग के साथ मतलब सेम, दोनों ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के होने चाहिए, सेम रूम में होने चाहिए, तब की बात हो रही है, ठीक है? इट इज नॉट अ लॉ जो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सको, बट इट इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू। डन? Yes, sir. ओके, इसके wait, बाद sir, wait, we are still writing. अच्छा 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 अच्छा, Sir, dq upon dt is proportional to R square and dt upon dt is proportional to 1 upon R. Derive कैसे किया sir? Sir? हाँ हाँ sir, dq upon dt is proportional to R square determine कैसे किया sir? सामने तो लिखा है एरिया में 4 पाई R स्क्वायर। Oh, okay sir, yes sir, yes sir, okay sir. है ना, यही है बस। और सर वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, like larger body will lose more heat.
but smaller one will lose more temperature. मतलब देखो हीट लॉस तो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो लार्जर बॉडी की रेडियस बड़ी होगी तो उसका हीट लॉस भी ज्यादा होगा, और जो लार्जर बॉडी है उसका टेम्परेचर लॉस कम होगा, बिकॉज rate of temperature loss is inversely proportional to radius. बट लॉजिकली सोचे तो मैंने ये बताया कि जो छोटी बॉडी है वो थोड़ी सी हीट लूज करेगी और जो बड़ी बॉडी है वो ज्यादा हीट लूज करेगी, लेकिन टेम्परेचर जो है दिस विल कूल डाउन फास्टर. Okay, yes, sir. Got it, sir. Thank you, sir. Got it? And this will cool Yes, sir. slower. तो वो बिकॉज इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं ना, इसका मास भी तो ज्यादा है, इसके पास हीट एनर्जी भी तो ज्यादा है, ठीक है, तो ये ज्यादा लूज करेगी तब भी जल्दी ठंडी नहीं होगी. ओके ओके, चलो ये भी हो गया और हमने बहुत सारी चीजें सीख ली आज. पूरा थ्योरी है एक्चुअल में, ये टॉपिक की थ्योरी खत्म हो जाएगी एक ही दिन में, पूरा रेडिएशन हो जाता है. लास्ट आई थिंक लास्ट नहीं बट वन ऑफ द सर वेरी लास्ट वंस. हाँ बोलो. सर एक बार आप वो एग्जांपल दोगे क्या जिसमें आपने वो रिफ्लेक्टिविटी अपने पॉइंट बोला था, हम वो निकाल सकते रिफ्लेक्टिविटी कुछ अब्सॉर्ब याद नहीं ऐसा वो. हाँ उसका एक क्वेश्चन सर. है मॉड्यूल में, मैं अब भी देखता हूँ और क्वेश्चन देख के ही बताता हूँ. ठीक है ठीक है सर. एक है क्वेश्चन मेरे को क्लियर याद है, वो होगा सॉल्व एग्जाम्पल में, जो मैं हमेशा बोलता हूँ सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं तुम्हारे मॉड्यूल के, यू शुड ऑलवेज सॉल्व देम. ठीक है ओके सर. तो वो है सॉल्व एग्जाम्पल, मैं देख के वैल्यूज बताता हूँ. ठीक है और एक सेकेंड, ये इसी से रिलेटेड है. न्यूटन ने आके क्या देखा कि भाई ये तो बहुत ही बेकार है, dt by dt रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस. ठीक है दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस. तो टेक्निकली कितनी तेजी से बॉडी टेम्परेचर लूज कर रही है, तो न्यूटन ने बोला टेक्निकली इसी को क्या बोलना चाहिए, रेट ऑफ कूलिंग, कितना ठंडा हो रहा है. पर ये तो बहुत ही बेकार दिख रहा है, ये दिख रहा है E सिग्मा A अपॉन ms और फिर T रेज़ टू पावर 4 माइनस TS रेज़ टू पावर 4. ही सेट कि इसको तो इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते उधर ले जाके, ये बन जाएगा dt अपॉन T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4. इसका इंटीग्रेशन भी बहुत बेकार है. तो ही ट्राइड टू सिंप्लीफाइड इट. उन्होंने क्या बोला कि ये सब छोड़ो, मैं बताता हूँ तुमको रेट ऑफ जो टेम्परेचर लॉस है according to Newton's law of cooling, he derived कि rate of temperature loss is directly proportional to T minus TS. बोले ये सब बेकार है, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगा दो, तो सिंपली रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस या रेट ऑफ कूलिंग इज सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी विद द सराउंडिंग. तो पहले तो स्टेटमेंट समझ लो, ही सेड की रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस नहीं बोला था उन्होंने, ही सेड रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू temperature difference of body with surrounding. ठीक है तो पहले तो मैं ये बता दूं कि न्यूटन की मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने इसी से ये डिराइव किया है, उन्होंने खुद से कुछ अलग से नहीं इसमें किया. ही सेड कि ये जो है, मैं बोल सकता हूं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है इट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर प्लस सम वैल्यू. बोल सकते हैं या नहीं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है
वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, कल कोई वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, नॉट टू वरी। तो बोले कि मैं बॉडी का टेम्परेचर लिख सकता हूँ Ts प्लस डेल्टा टी। तो पहले तो इस चीज को जो कि परेशान कर रही है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं T की जगह Ts प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि पहले टर्म में से Ts कॉमन लिया, अगर Ts कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन Ts की पावर 4, और जब बाहर निकालेंगे तो ये भी पावर 4 आ जाएगा। आई होप ये इतना मैथ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है क्या? हाँ क्या और फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं? ठीक है, इसके वो बाद डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज जस्ट सम वैल्यू लाइक तो मतलब 10 इन दी एंड डिग्री डेल्टा 20 टी डिग्री। आएगा सर। क्या बेटा? सर इन द एंड ऑफ ब्रैकेट में डेल्टा टी आएगा ना सर? यहाँ पर डेल्टा टी से टीएस से डिवाइड करना पड़ेगा, टीएस कॉमन ले रहे हो तुम और इधर डेल्टा टी के साथ टीएस नहीं है तो दैट इज लाइक x प्लस वाई की पावर 4 थी, तो मैंने लिख दिया x की पावर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4। समझ में आया? चलेगा Yes, कि sir. नहीं चलेगा? यस सर। पक्का? ठीक। और किसी को दिक्कत है तो पूछ लो अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स तो लगाया, न्यूटन का मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, बहुत खतरनाक लेवल पे। ठीक है, फिर उन्होंने इसको बोला कि ये जो है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसमें मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दूंगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पता है तुम लोगों को? अच्छा थोड़ा हाँ शॉर्टकट सर। होता है। मतलब एक शॉर्टकट है बेसिकली, 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स। सुना है तुम लोगों ने ये? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नहीं सुना तो इसकी अगले पेज पे फिर से पूछना मुझसे ये सर कहाँ से आगे आया। के टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्या बेटा? आगे के टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाते हैं। नेग्लिजिबल हो जाते हैं, और ये सिर्फ तब होता है पॉसिबल व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो न्यूटन क्लेम्ड कि अगर एज लॉन्ग एज डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, एज लॉन्ग एज बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर है इट इज नॉट टू बिग, इट इज स्मॉलर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्यों लगा सकते हैं। तो अगर तुम्हें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझ में आता है तो अब ये टीएस की पावर 4 1 प्लस 4 टाइम डेल्टा टी अपॉन टीएस बन जाएगा, ये भी दिख गया। हाँ सर। और हाँ, माइनस टीएस की पावर 4 तो है ही है। अब ओपन करते ही इस से ये वाला 1 जब इससे टकराएगा और फिर ये जो टीएस की पावर 4 बनेगा वो कट जाएगा। हाँ। तो इन सिंपल टर्म्स ये बचा और ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 4 टीएस क्यूब डेल्टा टी। आई होप ये बात समझ में आई हो तुम्हारे। ठीक यस है, सर। तो इसको न्यूटन ने सीधे सिंप्लीफाई करके बोले डायरेक्टली इसको लिखते हैं माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई सिग्मा, ए तो एज इट इज है, अपॉन एम एस भी एज इट इज है, साथ में आया 4 टीएस क्यूब और साथ में आया डेल्टा टी। सर एच भी होगा ना? क्या बेटा? एच एक्स क्या? अच्छा जी, ये नीचे सर है। एच। हाँ, ठीक है, फिर वो बोले कि डी माइनस डी टी बाई डी टी कितना आ गया, ध्यान से देखो, 4 कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट। भाई बॉडी का रखने से सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज तो होता नहीं है, मतलब 99% केसेस में तो नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, आपने कॉफी रखी और पूरा रूम गर्म हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इनटू क्या बचा? डेल्टा टी। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? टी माइनस टीएस लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा टी इज व्हाट? बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो बोले अगर ये सब कुछ ही कांस्टेंट है तो इसको हटाओ और ऐसे करके लिखो। आई बात समझ में? यस सर। सर यहाँ पे आपने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया,
वहाँ पे 1 + x⁴n है, मतलब n x का पावर है ना, अरे पर जहाँ पे नहीं आपने नहीं वो नहीं 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 नहीं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इज 1 + x की पावर n, मतलब अच्छा ओके, द होल। हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके ठीक है, भाई। 1 + x की पावर n को 1 + nx लिख सकते हैं। ओके यस सर, ओके, यस सर। सर हाँ, जो आपने टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू Ts प्लस डेल्टा टी लिखा है वो बता सकते हो वापस? हाँ बॉडी का वैल्यू देके सोच लो। मान लो एक रूम में बैठे हो और गर्मियां हो रही है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। लेट्स यस से सर। यू आर इन अ रूम और उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, गर्मियां है थोड़ी सी, और तुम्हारे पास कॉफी है और कॉफी का टेम्परेचर है से 70 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे तो देखने में लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा रहे हैं सर। लेकिन अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करने को बोलूं तुमसे, तो तुम सोचो, ये है 303 केल्विन और ये कितना हो जाएगा 343 केल्विन। तो 300 के ऊपर 40 का डिफरेंस इज नॉट वेरी बिग, राइट। यस सर। इनफैक्ट 10% ही है लगभग लगभग। ओके, तो इसलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने लगा लिया। मैंने बोला कि हम फॉर मोस्ट केसेस at least at room temperature we can say that a body temperature is room temperature plus a small value। तो वो सेल्सियस में देखने में लगेगा कि वो स्मॉल वैल्यू नहीं है, लेकिन केल्विन में देखोगे तो इट्स अ स्मॉल वैल्यू। ओके ओके सर, समझा। सर तो हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू डायरेक्टली दे तुमको दी। ये वाला प्रूफ नहीं करना पड़ेगा अनलेस तुम्हारे सब्जेक्टिव एग्जाम हो फाइनल और स्कूल में कोई करवा ले, ठीक है। अदरवाइज तुमको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। तुमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए और तुमको ये समझ होनी चाहिए कि ये इसी से आया है, जो हमने अभी तक लिखा था वो गलत नहीं हो गया, वही बस मॉडिफाई करके न्यूटन ने ऐसे लिखा है। ओके सर और क्वेश्चन में के की वैल्यू देंगे ना? क्वेश्चन में के की वैल्यू? क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो निकालना आता है ना? के की वैल्यू ये सर है, तो और सर तो निकालना मतलब पड़ेगा। होपफुली इक्वेशन पता हमको होना ये चाहिए। निकालना नहीं पड़ेगा। होपफुली वी विल एलिमिनेट दिस इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी विल एलिमिनेट इट। रेशियो लेके। हाँ रेशियो लेंगे, सर पर हमेशा रेशियो नहीं पूछेंगे ना। हमेशा कुछ नहीं होता, ठीक है। एलिमिनेट दिस मोस्टली, ओके। Mostly we ओके will सर। either eliminate this or we will get it from some other value। पर हाँ, बुरे में फंस गए तो ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। अगर अगर तुम नोट्स को ध्यान से देखोगे तो कम से कम 10 बार मैंने प्रूव करा होगा आज पूरे में कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ठीक है। हर बार मैं फॉर्मूले की जगह पूरी वैल्यूज लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका यही रीजन है कि तुम्हें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग कांस्टेंट दिख रहा है, तो मोस्ट वैल्यू तुमको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट वन है, अब इसके बाद और कोई नहीं आएगा, ठीक है। 4e सिग्मा ए टीएस की क्यूब अपॉन एमएस। नोट डाउन कर लिया सबने? सर 2 मिनट। Just a सर 2 मिनट। कर लो आराम से। So you didn't eliminate this mostly, right? क्या बेटा? So you didn't eliminate this mostly, right? We can eliminate this mostly, हाँ।
Done everyone? सर क्वेश्चन में के की वैल्यू देंगे या कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर? करेंगे ना, क्वेश्चन के ऊपर परेशान हो अभी करता है। क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं ना, पहले मैं सारे फॉर्मूले डिराइव कर दूं। ठीक है, लेट्स चलो। सर एक सेकेंड। ओ मुझे लगा हो गया होगा। हाँ सर हो गया। ओके, तो let's say we have a coffee cup at 80 degrees Celsius cools down to 70 degrees Celsius in 5 minutes. मिनट्स की जगह in 300 seconds. Okay. Calculate the time it will go from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in the same room. और रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ऑफ रूम इज कितना होगा, लेट्स से 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर इसको 80 से 70 जाने में 300 सेकेंड लगे, तो 70 से 60 जाने में कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? कम। पहले इसका टेम्परेचर डिफरेंस रूम के साथ काफी ज्यादा था, अब इसका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो हो गया गया, तो तो अब ये टाइम ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे हीट लूज करेगा। 60 टू 50 जाने में और ज्यादा टाइम लगेगा, 50 टू 40 जाने में और ज्यादा टाइम लगेगा, और 40 से 30 जाने में इसको इनफाइनेटली ज्यादा टाइम लगेगा। क्या ये पूरी बात समझ में आई? चलिए एक और बात। 40 से 30 जाने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर 30 को रीच करने लग जाएगा ना, तो फिर हीट लॉस बहुत ही स्लो हो जाएगा। आई बात समझ में? सर 375 सेकंड्स। पता नहीं, अभी निकाल रहा है। ओके सर। ओके, चलो चलो देखो तुम, पहला वाला मैं करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन ये है, हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस इज कांस्टेंट के इनटू बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, तो मुझे बताओ बॉडी का टेम्परेचर लॉस कितना हुआ है इस ड्यूरेशन में? 10 डिग्री सेल्सियस। dt की वैल्यू -10 पुट कर सकता हूं? यस। ठीक है, तो अपॉन टाइम कितना लगा है? 300 सेकेंड। LHS समझ में आ गया? अगर वैल्यूज लिखता तो -10 डिग्री सेल्सियस लॉस हुआ, ठीक है, चेंज हुआ,
माइनस साथ में भी है, और ये हो गया सेकेंड्स। तुम यहाँ पे +10 भी पुट कर सकते हो, फिर दूसरे वाले केस में भी +10 ही पुट करना, बस दोनों बार एक ही चीज फॉलो थ्रू करना। के की वैल्यू मुझे पता नहीं, पर इट्स अ कांस्टेंट। और ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो क्लियर है हमको, कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, माइनस करते हैं तो चीजें सेम आ जाती है। ये बताओ बॉडी का टेम्परेचर कितना लिया जाए इस दौरान? 80 से 70 जाने में बॉडी का टेम्परेचर कितना है? पहले 80 था, फिर 70 था। तो जब न्यूटन ने इतने अप्रोक्सीमेशन मारे हैं, तो हम भी क्या कर सकते हैं? इसका अपना खुद का अप्रोक्सीमेशन मेथड बता सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं कि बॉडी से 80 से 70 गई ना, तो बॉडी का टेम्परेचर मान लिया 75 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? बॉडी का एवरेज लेके किया क्या? एवरेज ले लिया, ठीक यस है एवरेज ले ओके लिया। सर। ठीक है, तो जब भाई हमेशा एवरेज ही लेंगे। यार ऐसी बातें क्यों करते रहते हो हमेशा? हाँ, हमेशा एवरेज ही ले। ठीक है, इतना क्यों डरते हो तुम लोग फिजिक्स से? हाँ ठीक है, अपनी समझदारी लगाएंगे और जहां तक समझ में आएगा एवरेज लेंगे। ओके, जहां तक लगेगा अप्रोक्सीमेशन वैलिड है वहां तक लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली लेंगे। इंटू 45 इस सब से क्या करके मुझे क्या क्या वैल्यू निकल जाएगी? के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/30 इंटू 45। मैं इसे कैलकुलेट भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे तुरंत दोबारा अप्लाई करनी है। फिर से लिखा सेम फॉर्मूला, माइनस dt/dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट तो चेंज होने से रहा, t माइनस ts। अब बताओ बच्चों, सेकंड वाले के लिए मतलब 70 to 60 के लिए dt तो पता ही है, वही है -10 है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ माइनस लोगे तो उधर भी माइनस लेना, उधर प्लस लोगे इधर भी प्लस लेना। डिवाइड बाई टाइम मुझे नहीं पता, तो मैंने टाइम निकालना है। के की वैल्यू 1/30 इंटू 45। बॉडी का टेम्परेचर 70 से 60 गया तो कितना माने? 65। बस माइनस। ओके, तो ये हो गया 10/t इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 45 इंटू 35। तो टाइम जो है वो आ जाएगा 450 इंटू 30/35। अब ये काटना पड़ेगा अपने को, जो भी हो जाए। 5 7 6 0 0 27/7। 3s are 21 6 8 is 56। लगभग 385 सेकेंड्स आ रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा और आएगा पॉइंट में, बट चलेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो वो मैंने एवरेज नहीं लिया था तो उसकी वजह से तुमने 75 क्या लिया था? 80 और 70 लेके किया? हाँ सर। हाँ, पर उससे भी काफी क्लोज आया, पर ऑफ कोर्स अब दिस विल बी स्लाइटली बेटर। ओके सर। सर हाँ बोलो। ये जो बीच का टेम्परेचर लेने का तरीका है, वो हमारा ये इन जनरल एवरीवन यूजेस इट वाला है कि हमने क्वेश्चंस के लिए ऐसे डिसाइड किया? क्वेश्चंस के लिए डिसाइड किया। साइंटिस्ट लोग नहीं करते होंगे इससे, वो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले टफ चीज क्यों सीखे? पहले आसान तरीका सीखते हैं, है ना, ताकि आसान तरीका सबको आ जाए। एक्चुअल में बच्चों इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। dt, वो न्यूटन का पर्पस ही है ताकि इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाए। तो dt/t माइनस ts को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, अभी करते हैं। उससे एक ग्राफ बनेगा, उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा। तो हम करेंगे नहीं उससे, हम इसी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लॉग का फंक्शन होगा और वो वैल्यूज हम बिना लॉग टेबल के कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर हमको आता है अभी। आता है? सर अच्छा, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ ली होगी ना ये? यस सर। हाँ तो ठीक है, वो मोर करेक्ट है, बट वील नॉट डू दैट, वील डू दिस। केमिस्ट्री में ये वाला मेथड भी सिखाया था? सर हमको ये पार्ट नहीं था ये सर। अच्छा, सर अब t माइनस ts 75 क्यों और 30 क्यों लिया सर? ये तो टीएस है, ये तो सराउंडिंग है, यस सर। तो ये तो 30 है।
रूम है ना ये तो, Yes, sir. और ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर कहां से कहां गया है, 70 to 60। तो Yes, sir. 70 था या 60 था, तो तुम बोल देना 65 था। ओके, Okay, so like approximation. पूरा डेरिवेशन ही अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है, तो फिर यूज करते टाइम अप्रोक्सीमेशन क्यों ना ले। ओके, ठीक है, जिस चीज को डिराइव करने में ही हमने पूरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, उसको यूज करने में वी कैन डेफिनेटली टेक दिस अप्रोक्सीमेशन। तो दिस इज डेफिनेटली ओके। ठीक है, इट गिव्स यू राइट आंसर्स। पहले भी आ चुके हैं इसमें क्वेश्चंस, और आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तुमको भी देना है मुझे, फटाफट बताओ, हो गया तो मैं तुमको भी दूंगा। हाँ सर। हो गया, Yes, sir. एक सेकेंड। हाँ सर। ओके, तो तुम क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इट्स अ रूम which is slightly cold, let's say the temperature is 0 degree Celsius, and इसके अंदर there is a hot pan जिसका टेम्परेचर है इनिशियली से 100 डिग्री सेल्सियस, और इससे 80 डिग्री सेल्सियस जाने में इसको टाइम लगा ओनली 2 मिनट। ठीक है, क्योंकि ठंडा रूम है, 2 मिनट में इसका 20 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। तो तुम लोग मुझे बताओ कि 80 से 60 या हाँ 60 डिग्री जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में करके क्वेश्चन लिख दिया, पर आई होप समझ में आ रहा होगा। सर अप्रॉक्स 154 सेकंड। हाँ सर, 154 सही है। हाँ सर, approximately 2.57 minutes. हाँ, देख लेना, सेकंड्स में निकाल लेना, क्योंकि ना मिनट्स में पॉइंट्स में लिखना तो हाँ नहीं सर, होता, नहीं आ रहा है। ऑप्शन में यूजुअली सेकंड्स में ही होता है, इतने मिनट इतने सेकंड। ठीक है, हाँ है ना, जैसे 2 पॉइंट कितना आया तुम्हारा 5 2.57 minutes. मिनट्स। तो अगर ऐसा आता है बच्चों, तो यू हैव टू राइट 2 मिनट्स प्लस 30 सेकंड से ज्यादा ही होगा। 57 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60 सेकेंड्स। आई होप ये बात आप समझते हो। यस सर। ठीक है, सो 0.57 ऑफ 60 सेकेंड्स, तो ये करके आपको लिखना पड़ेगा आंसर। 2 सर, 154 आया था। कितना आ रहा है 154.2 तो इस चीज की seconds. वैल्यू लगभग 30 सेकंड से ज्यादा ही आएगा सर। ठीक है, तो लगभग 34 34 सेकेंड्स आनी चाहिए। सर मैंने आंसर डायरेक्टली सेकंड्स में निकाल दिया। मैंने बताया ना कि दोनों ऑप्शन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में सेकंड में लिखा था, इसमें मिनट में लिखा, जानबूझ के ऐसा किया ना। ओके सर। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, और तुम 2 मिनट की जगह 120 सेकंड भी ले सकते हो। ठीक है, इसकी जगह 120 सेकंड भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। करके दिखाऊं या हो गया, सबसे ही हो गया? सर आ गया। आ गया, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में यू विल पुट 20 डिवाइडेड बाई 2 मिनट को मैं लिख रहा हूं 120 सेकेंड इज इक्वल्स टू k 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन 120 सेकेंड इज इक्वल्स टू k इंटू बॉडी का टेम्परेचर 90, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0। ओके, और सेकेंड केस में यू विल राइट 20 फिर से दिया है, लेकिन टाइम इस बार का निकालना है, इज इक्वल्स टू k इंटू
बॉडी का टेम्परेचर 80 से 60 में मैं ले सकता हूँ 70 और सराउंडिंग तो 0। तो डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। इफ यू डिवाइड देम यू विल गेट T by 120 is equals to 9/7। इससे भी डायरेक्टली आ जाना चाहिए। इसी से आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर 154 सेकेंड्स कुछ 154 सेकेंड आ रहा है इससे। हाँ सर। ठीक है, दैट इज 2 मिनट प्लस 34 सेकेंड। ओके सर 2 मिनट 34 is from 2 80 मिनट to 0. 57 सेकेंड आता है। मैंने नहीं किया सॉल्व, तुम्ही ने जो बताया वही लिखा है मैंने। हाँ सर, अगर मिनट्स में मिनट लेके करे तो 57 आता है। 2.5 ऐसा कुछ आएगा। मैंने तो 2 मिनट 34 इस कैलकुलेशन को डिवाइड करना पड़ेगा क्या मुझे? 7 1 is 7। सर 154 बराबर है बट 2 मिनट 57 आता है। अरे 154 तो 2 मिनट 34 सेकेंड ही आएगा ना। 120 सेकेंड प्लस 34। नहीं, नहीं सर 57 सेकंड्स ही आ रहा है। 57 क्यों आ रहे हैं? अभी तो बोले तुम लोग कि 154। अच्छा सॉरी वो सर 2.57 बोल रहे हैं। 2.57 बोल रहे हाँ सर 0.57 ऑफ 60 करना पड़ेगा। 0.57 और 60 करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले लिख के दिया था मैंने ये चीज। ठीक है, क्यों लिख के दिया था? क्योंकि मुझे पता है ये गलती जल्दबाजी में हो सकती है। ओके, अगर 2.57 मिनट्स है तो इसे कोई भी मेरा बच्चा 2 मिनट प्लस 57 सेकेंड नहीं लिखेगा। दिस इज अ ब्लंडर, डोंट डू दिस। यस सर। ओके, इसे क्या लिखोगे तुम? इसे लिखोगे 2 मिनट प्लस 57 upon 100 of 60 seconds. Is that clear? Yes sir. And this will give you यस सर। 34 seconds. ठीक है, ओके और क्या? इसका सर एक सेकंड, उसका क्वेश्चन लिखना है बाकी। हाँ लिखो। डन। Yes sir. अब कभी कभी इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको वही कॉफी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉफी कप है और उसका इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था और इट वाज इन अ रूम एप टेम्परेचर, लेट्स से रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया इस बार, एंड इट गोज इन 5 मिनट it goes to a temperature of say 60 degree Celsius, and now I'm asking you कि further 5 minutes down the lane इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो इस बार टेम्परेचर पूछ रहा हूँ टाइम देके, तो ऑफ कोर्स सेम ही है बट करके दिखाओ फिर भी। ठीक है, आई एम आस्किंग फर्दर 5 मिनट्स डाउन द लेन टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा एक सेकेंड, ओरली बताओ, विल दिस टेम्परेचर बी लेस होगा। greater than 40 or less than 40? Less. लेस Greater than 40? Greater than 40. greater than 40 क्यों? डिफरेंस सर 20 से क्योंकि ज्यादा हमारे को होगा। अभी टाइम नीचे नीचे जाते जाएंगे तो फिर क्योंकि टाइम पहले ज्यादा जाएगा। तेजी से हीट लूज करेगा, बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर लूज करेगा। ओके, हाँ सर। तो इट विल बी ग्रेटर देन 40। बाकी तुम खुद से कैलकुलेट करके देख लो क्या आता है।
सर 42.5 आता है। So 45.7 पता नहीं, चेक कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला माइनस dt by dt is equals to k into t minus ts। अच्छा 47.5 वो मैंने प्लस कर दिया। पहले केस में चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, आप इसमें ये मैटर करेगा कि आप क्या कर रहे हो। आर यू डूइंग 60 minus 80 और 80 minus 60 here? So I am doing 60 minus 80. Okay, I am writing it as minus 20 क्योंकि मुझे सेकंड केस में वो लिखना पड़ेगा। इस बार वो अननोन है ना, तो बी वेरी केयरफुल। तो इफ यू आर राइटिंग इट minus 20 here, you are basically writing final minus initial। सर वो अननोन का क्या आपने बोला अभी? अभी बता रहा हूँ, बस अगले स्टेप में लिखूंगा k इंटू पहले तो हो गया 70 माइनस ts विच इज 10। ये तो पहला स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। फिर माइनस ऑफ सेकंड केस में मैं t माइनस 60 लिखूंगा या 60 माइनस t लिखूंगा, तो वो मैं मैच करूंगा जो मैंने ऊपर किया है। ओके ओके, हाँ सर। फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं मैं, तो दोनों में मैंने वही किया। अपॉन 5 इस बार यहां भी इज इक्वल्स टू k इंटू, अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, t प्लस 60 बाई 2, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है तो एवरेज कैसे लूंगा। तो फिर अननोन के टर्म में ही एवरेज लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। हो गया, चाहो तो डिवाइड कर लो, नहीं तो जैसे चाहो तुम्हें सॉल्व करना है कर लो। हो गया? सर हाँ बोलो। सर वो dt के वहाँ पे मैंने 60 माइनस टी किया और जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऐसा वहाँ पे टी रखा तो भी आ रहा है। हाँ आएगा ना, तो जो तुम फर्स्ट केस में, तो तुमने फर्स्ट केस में 20 लिखा होगा, हाँ सर। है ना, और फिर सेकंड केस में तुमने 60 माइनस टी, तो मैं भी तो वही लिख रहा हूँ। फर्स्ट केस में ये नहीं वैल्यू लेकिन मैंने वो t प्लस 60 बाई 2 नहीं लिखा, टी लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा? टी टी नहीं, तो फिर तुम्हारा थोड़ा सा अलग आएगा बाकी लोगों से आंसर। मेरा तो 50 डिग्री 47.5 सेल्सियस के कुछ आ रहा है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है तो मुझे पहले के की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें दिख रही है। तो 20/5 इज इक्वल टू k इंटू 60, तो ये हो गया 5 4 k की वैल्यू आ गई 1/50। 1/50। यहाँ तक सब ठीक है? हाँ सर। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस टी अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/15, तो ये कट जाएगा 5 से, इंटू इसको क्या करूं, इसको मैं कर सकता हूँ t प्लस 60 माइनस 20 एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाई 2, और 5 से इसको काट दिया, 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई, 3 2 6 हो गया, 6 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, 360 माइनस 60 इज इक्वल्स टू t प्लस 40, तो ये हो गया 320 इज इक्वल्स टू 70। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी तो लेंदी है। 47.5 आ जाता है। हाँ सर। हाँ ये कितना है? 47.5 है ये? हाँ सर। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में गलती मुझे से भी 320 47.5 ही आ रहा है। वेरी गुड। तो मतलब अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, बस ध्यान रखना ज्यादा बड़ी वैल्यूज हुई तो गड़बड़ हो सकती है। सर 320/7 45.7 आता है। 45.7 आता है। तुम 45 बहुत नालायक हो, मतलब हाँ, एक स्टेप नहीं करूं तो तुम गलत ही करवाओगे। नहीं सर वो गलती से बस ही उल्टा 28 हाँ सर, मैंने भी एक्चुअली 400/7 कर 7 5 is 35.7। नहीं सर, मुझे 47.5 ही आ रहा है सर। अब मेरा ये आ रहा है, सर यही ठीक। अप्रोक्सीमेटली 46 डिग्री सर मैंने वो हाँ सर, पूरे 46 ले लो। कैलकुलेशन चेक करो ये सर सही। मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करके किया मैंने। सर यही सही इससे है कोई सर। फर्क नहीं सर पड़ता। यही आ रहा है सर 45। 46 ले सकते हैं वो टर्म तो एज इट इज कटेगा, सेकंड्स वाला। ओके, 300 दोनों में आया होगा, वो एज इट इज कटेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 45.6 समथिंग या 45.7 अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया न्यूटन्स लॉ कैसे हाँ, यूज करना है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल टेक अ बिट मोर प्रैक्टिस, बट ठीक है, इतना ही। स्पेसिफिक कैलकुलेशंस की मिस्टेक है। सर वो बीच में t प्लस 60/2 क्यों किया सर? क्या क्या
ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो? हाँ सर। तो देखो यहाँ 80 और 60 का एवरेज 70 लिए कि नहीं लिए तुम? तो 60 और t का एवरेज कितना लोगे? हाँ सर, वो नहीं लिया है। ठीक है, यस। ओके, आज सर के लिए इतना ही। जाने से पहले यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के प्रूफ में मुझे एक डाउट था। बोलो। सर वो आपने स्टेप लिखा था कि ये रहा, हाँ सर, तो आपने सेकंड स्टेप कैसे लिखा? ये वाला, एस उसके नीचे वाला। ये वाला हाँ सर। कुछ नहीं, अरे इसमें t की वैल्यू डाल दी, ts प्लस डेल्टा t। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है, ओके सर, समझा। सर हाँ एक बार आप लास्ट टाइम का फ्रीजिंग ऑफ लेक के वो दो एग्जांपल दिए थे, वो वाला खोल सकते हो क्या स्लाइड? हाँ हाँ, कौन सा फ्रीजिंग ऑफ लेक के एग्जांपल्स? हाँ सर, दो, एक बार वो मैंने यही है। सर उसके, हाँ एग्जाम। क्या लिखा नहीं था ये तुमने? सर नहीं, एक्चुअली मेरा थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन हो गया था लिखने में, तो चेक करना। देख लो कौन सा वाला लिखना है, ये वाला या ये वाला? सर दो इसके है। बाद वाला। हाँ वही, ये लो। ठीक है सर। ठीक है, सर ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, Thank you, थैंक यू। sir. बाय सर, Bye, थैंक यू sir. सर। बाय बच्चों।